स्वागत है मेरे चैनल पे। 26 जनवरी की आप लोग को बहुत 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 शुभकामनाएं। और हमारे देश की आज के दिन संविधान बन के तैयार हो गया था, पारित हो गया था, तो इसके लिए शुभकामनाएं सभी को गणतंत्र दिवस की। तो चलिए गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन करिए और सबको याद करते हुए हम अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करूँगी अपना हिस्ट्री का करंट अफेयर, जो कि मैं बहुत सारा करवा चुकी हूँ। इसके 10-11 पार्ट आ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट है हम करेंगे आगे का मतलब सारे बुक का मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। तो आज करेंगे भारत का पहला रोबोटिक पार्ट से स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो भारत का पहला रोबोटिक्स फ्रेमवर्क है। ये कब का न्यूज़ है? तो 9 मई 2023 को तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क का अनावरण किया गया। तेलंगाना एक अस्थायी रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र बनने के दृष्टिकोण के साथ राज्य केंद्र शासित फ्रेमवर्क की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ध्यातव्य कि ये फ्रेमवर्क का उद्देश्य एक अस्थायी और आत्मनिर्भर रोबोटिक्स पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। इस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेगी। इस फ्रेमवर्क के तहत राज्य द्वारा एक रोबो पार्क की स्थापना का प्रावधान किया जाएगा, जो परीक्षण सुविधाओं और सहकारी विकल्प और सह उत्पादन विनिर्माण विकल्पों से सुसज्जित होगा। उल्लेखनीय तेलंगाना ने इसके पूर्व 5 फ्रेमवर्क लॉन्च किए हैं। इसमें है पहला ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क 2018, ड्रोन फ्रेमवर्क 2019, एआई फ्रेमवर्क 2020 और क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क 2021 का। और विश्व का पहला नैनो डैप डीएपी तरल उर्वरक। तो 26 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में डैप तरल उर्वरक का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि विश्व का पहला नैनो डैप तरल उर्वरक है। उल्लेखनीय है कि उर्वरक का अनावरण उर्वरकों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इफ्को ने इस तरल नैनो यूरिया के पश्चात किसानों के लिए एक विश्व का तरल नैनो डैप का तरल उर्वरक पेश किया है। इफ्को नैनो डीएपी तरल उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत अधिसूचित है। यह पौधों की उत्पादकता बढ़ाने का एक प्रभावी उपाय है और इसे आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि की संकल्पना के अनुरूप विकसित किया गया है। यह पारंपरिक डैप से सस्ता है। डैप तरल जैविक रूप से प्रयोग के लिए सुरक्षित है और इससे मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण में कमी आएगी। और डैप एक तरल नाइट्रोजन फास्फोरस का एक समृद्ध स्रोत है। अगला है, ये पौधों के नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी को पूरा करेगा और इस तरह से बहुत सारी इसकी यूज है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा पार्टी में भी सुविधाएं स्थापित की गई। तो इफ्को ने डैप उर्वरकों के उत्पादन के लिए गुजरात के कलोला कांडला में उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त जो है ये उड़ीसा के पारादीप में भी ऐसी सुविधाएं स्थापित की गई हैं। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क तो ये कहाँ पर है? तो ये है तो तिरुवनंतपुरम में टेक्नोलॉजी इस पार्क को स्थापित किया गया। डिजिटल साइंस पार्क परियोजना की परिकल्पना एक बहु विषयक क्लस्टर आधारित इंटरएक्टिविटी इनोवेशन जोन के रूप में की गई, जो डिजिटल प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 19 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की है। इस मिशन की अवधि 2023-24 से 2030-31 तक है। इस मिशन के तहत 8 वर्षों की अवधि में मध्यवर्ती स्तरीय क्वांटम कंप्यूटरों का विकास किया जाएगा। इन क्वांटम कंप्यूटरों की क्षमता 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट्स होगी। ये क्वांटम कंप्यूटर विभिन्न प्लेटफॉर्म में सुपर कंडक्टिंग एवं फोटोनिक प्रौद्योगिकी में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत 4 विषयक केंद्रों की स्थापना शामिल है। ये केंद्र देश शीर्ष शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे। ये 4 केंद्र हैं: क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग एवं मेट्रोलॉजी, क्वांटम सामग्री एवं उपकरण। ज्ञातव्य कि गुजरात में ग्रेटर कड़वाती क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। यूरेनियम 241 यूरेनियम का नया समस्थानिक। हाल ही में जापान में भौतिकविदों ने यूरेनियम के एक नए समस्थानिक की खोज की घोषणा की है। यूरेनियम का नया समस्थानिक पूर्व में अज्ञात था। इस नए समस्थानिक का परमाणु क्रमांक 92 तथा द्रव्यमान संख्या 241 है। यूरेनियम के इस नए समस्थानिक को यूरेनियम 241 नाम दिया गया है। इस समस्थानिक की खोज जो संबंधित है अध्ययन फिजिकल रिव्यू नामक जर्नल ने प्रकाशित किया था। U-241 की खोज जापान स्थित हाई एनर्जी एक्सेलरेटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा की गई। उल्लेखनीय है कि U-241 में प्रोटॉनों की संख्या 92 और जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या 149 है। 1979 के बाद प्रथम अवसर है जब किसी न्यूट्रॉन समृद्ध यूरेनियम समस्थानिकों की खोज की गई है। यूरेनियम 241 यूरेनियम का दूसरा सबसे भारी परमाणु समस्थानिक है।
यूरेनियम 238 और सबसे भारी समस्थानिक है। सभी यूरेनियम समस्थानिकों की तरह यूरेनियम 241 भी रेडियोएक्टिव और समय के साथ विघटित हो जाता है। अब अगला है एशिया के सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। 21 मार्च को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। तो ये क्या है, ये टेलीस्कोप उत्तराखंड स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि एरीज भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के उत्तराखंड नैनीताल के जिले में अवस्थित स्वायत्त संस्था है। यह टेलीस्कोप 2450 मीटर की ऊंचाई पर होता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 का है। तो ये स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को जारी किया जाता है। वर्ल्ड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट जो भी है, तो ये है एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो ये 131 देशों में के 700,323 शहरों के PM 2.5 आंकड़ों पर निर्धारित है। तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार वार्षिक औसत PM सांद्रता की दृष्टि से 3 देश कौन से हैं, तो चाड, इराक और पाकिस्तान हैं। इस प्रकार तीनों देश विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं, जबकि गुआम इस देश में 121वें स्थान पर है। इस देश में PM 2.5 सांद्रता 53.3 माइक्रोग्राम मीटर स्क्वायर क्यूब 8वें स्थान पर है। भारत 8वें स्थान पर है। तो ये है चाड की राजधानी अनजानेम की विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया जाता है। इसके साथ ही विश्व की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली भारत का है और उनको बताया गया है। वर्ष 2022 तक मध्य एशिया दक्षिणा एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 12 भारत एवं 3 पाकिस्तान के हैं। गौरतलब कि इस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर है। इस श्रेणी में राजस्थान का भिवाड़ी दूसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त मध्य दक्षिण एशिया का सबसे कम प्रदूषित शहर तारकेश्वर पश्चिम बंगाल। भारत के 4 शहरों WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश तहत निर्दिष्ट 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता के स्तर को हासिल किया है। तो तारकेश्वर का कहाँ पर है, तो कराकरी पश्चिम बंगाल 0.9 है, डिगबोई असम का 1.4 है और तो तमिलनाडु, ये सब देख सकते हैं। देश का पहला वातानुकूलित कंडीशनर, तो यह 1 मार्च 2023 को झारखंड स्थित उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्विंटल संयंत्र देश के पहले वातानुकूलित कंडीशनर का शुभारंभ किया गया है। ये NTPC द्वारा किया गया है, तो इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और अगला है विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट। तो ये केरल सरकार ने विश्व के पहले मैला ढोने वाले रोबोट का बैंडूकूट का अनावरण किया है। बैंडूकूट गुरुवायूर सीवरेज परियोजना के तहत शामिल है। इसके साथ ही केरल मैनहोलों की सफाई हेतु रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है। बैंडूकूट का विकास जेनरोबोटिक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड केरल द्वारा किया गया है। बैंडूकूट संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 9वें को पूरा करता है। 9वां क्या है, उद्यम, नवाचार और आधारभूत ढांचा। जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज। 9 फरवरी 2023 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज के संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लिथियम की खोज जम्मू कश्मीर में रियासी जिलों के सलाल हेमांत क्षेत्र में की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में कुल 5.9 मिलियन टन लिथियम अनुमानित संसाधन है। जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम संसाधन की घोषणा की गई है, वह अभी अनुमानित है। यह जांच के प्रारंभिक G3 में आता है। तो लिथियम खिलौने बनाने, पेसमेकर बनाने और डिस्चार्जेबल बैटरियों के निर्माण में लिथियम का उपयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण लिथियम युक्त खनिज हैं जो है स्पोड्यूमेन और है पेटाइलाइट और लेपिडोलाइट है और एब्लिगोनाइट है। US जियोलॉजिकल सर्वे नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात लिथियम भंडार चिली में है, जो कि 9.3 मिलियन मीट्रिक टन है। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया है। संयंत्र की क्षमता 720 मेगावाट है और यह प्रतिदिन 10 वेयर हाउस क्षमता के 20,000 सेलों का उत्पादन कर सकती है। 108वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, तो 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। 108 भारतीय विकास कांग्रेस का केंद्रीय विषय था महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 108वीं विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता डॉक्टर विजय लक्ष्मी द्वारा सक्सेना द्वारा की गई है। इसराइल क्रिस्टल वैज्ञानिक अदा योनाथा एकमात्र एसी नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थी जिन्होंने 108वीं
भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभाग किया। उल्लेखनीय कि अदा योनाथ को 2009 में भारतीय मूल के वेंकटेश्वर रामकृष्णन एवं थॉमस स्टिट्ज के साथ संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अदा योनाथ नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम इजरायली महिला हैं। 108वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तकनीकी सत्रों का 14 वर्ग में बांटा गया है। इन 14 वर्गों में 10 महिला विज्ञान कांग्रेस हैं। पहला किसान विकास कांग्रेस, दूसरा बाल विकास कांग्रेस, तीसरा है जनजाति विकास और 14वें में है ट्राइबल साइंस कांग्रेस। संचालक सम्मेलन की ये आयोजन किया गया है। जनजाति विकास विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पहली बार किया गया है। किसान विज्ञान कांग्रेस उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री रहीबाई सोमा पपेरे उपस्थित रही, जिन्हें देश भर में बीज माता के रूप में जाना जाता है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना 3 जनवरी 2023 को भारत द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई। इस परियोजना की शुरुआत गुजरात के सूरत में की गई थी। यह परियोजना एनटीपीसी गुजरात गैस लिमिटेड का संयुक्त प्रयास है। ठीक है, 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र होने तक 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लिए की गई है। नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन, तो ये अम्बाला फूलपुर से इफको के नैनो यूरिया संयंत्रों का उद्घाटन किया गया है। इसको नैनो यूरिया नैनो प्रौद्योगिकी आधारित एक क्रांतिकारी कृषि आदान है जो पौधों के नाइट्रोजन प्रदान करती है। यह नैनो यूरिया जो है 4% नैनो स्केल नाइट्रोजन कण है। ठीक है, अगला है शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियाँ। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023 जारी की गई। रिपोर्ट 192 देशों एवं क्षेत्रों में 99% से अधिक के टीबी मामलों के आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस बीमारी के बाद विश्व में एक संक्रामक कारक होने वाली मृत्यु के कारण मामले में टीबी दूसरा प्रमुख कारण है। वर्ष 2022 में विश्व स्तर पर टीबी से ग्रसित हुए लोगों की संख्या 7.5 मिलियन रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1995 में प्रारंभ की गई वैश्विक टीबी निगरानी के बाद टीबी से पीड़ित लोगों की संख्या उच्चतम संख्या है। वर्ष 2022 में टीबी के कारण अनुमानित 1.30 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है और 2022 में विश्व स्तर पर अनुमानित टीबी प्रसार दर 133 थी। पूरे देश में टीबी 2/3 मामले मतलब 8 देशों से हैं, जैसे भारत में 27%, इंडोनेशिया में 10%, चीन में 7.1%, फिलीपींस में 7% है और पाकिस्तान में 5%, नाइजीरिया में 4.5% और बांग्लादेश 3.5% और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 3%। 22 नवंबर को तपेदिक पर संयुक्त राष्ट्र की दूसरी उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा तपेदिक पर पहली उच्च स्तरीय बैठक 2018 में आयोजित की गई थी। 5 वर्षों की अवधि के लिए 45 मिलियन लोगों को इसके तहत आच्छादित किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व स्तर पर टीबी के सर्वाधिक मामले 27% दर्ज किए गए भारत में। ज्ञातव्य है कि 9 सितंबर 2022 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान का शुभारंभ किया गया था। भारत का 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि टीबी उन्मूलन के वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 से 5 वर्ष कम है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 6 मित्र पहल के माध्यम से टीबी मरीजों को गोद लिया जाता है, जिनमें उनकी देखभाल और इलाज सहायता हो सके। इन का अभिप्राय टीबी को समाप्त करने से है। भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति। 13 अक्टूबर 2023 को पेरिस विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र के अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त होने की भारत की स्व घोषणा को मंजूरी प्रदान की गई थी और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंजूरी विश्व अंडा दिवस के अवसर पर प्रदान की गई। भारत अब अत्यधिक संक्रामक एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू से मुक्त हो गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकार ए विषाणु के संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी को संदर्भित करता है। R21 मैट्रिक्स एम द्वितीय मलेरिया रोधी टीका। 2 अक्टूबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के लिए मलेरिया की रोकथाम हेतु एक नए टीके का प्रयोग की सिफारिश की। इस नए टीके का नाम R21 मैट्रिक्स एम है। यह मलेरिया का दूसरा ऐसा टीका है जिसके प्रयोग की सिफारिश WHO द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 2021 में WHO द्वारा RTS-S01 मास क्यूरियस नामक टीके के व्यापक प्रयोग की संतुष्टि की गई। तो ये जो है एक्सपर्ट द्वारा है। और इसके साथ टीके के विकास में EDCTP मतलब यूरोपियन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज क्लिनिकल ट्रायल्स पार्टनरशिप वेलकम ट्रस्ट और यूरोपियन नेशनल बैंक ने निवेश बैंक ने भी सहयोग दिया है। इस टीके के विकास में अमेरिका जैव प्रौद्योगिकी कंपनी नोवोवैक्स इंक की एजुवेंट प्रौद्योगिकी को भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस टीके में नोवोवैक्स मैट्रिक्स एम एडजुवेंट शामिल है।
WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का अनावरण। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का अनावरण किया गया। ध्यातव्य कि स्वास्थ्य की देखभाल सुरक्षा के संदर्भ में सभी रोगियों के लिए मूल अधिकारों को रेखांकित करने वाला प्रथम रोगी सुरक्षा चार्टर होगा। तो यह 2021 में WHO द्वारा वैश्विक रोगी सुरक्षा कार्य योजना ग्लोबल पेशेंट सेफ्टी एक्शन प्लान को अंगीकृत किया गया था। भारत इस कार्य योजना का प्रथम हस्ताक्षर करने वाला देश में से एक है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है प्रत्येक 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का विषय थीम था इंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 17 से 18 अगस्त 2023 को गांधीनगर गुजरात में प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय है सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर। प्रथम WHO पारंपरिक वैश्विक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 के बाद के उसके परिणामों को रेखांकित करते हुए गुजरात घोषणा पत्र जारी किया गया। ज्ञातव्य कि पारंपरिक औषधि चिकित्सा के प्रकारों में एक्यूपंक्चर, हर्बल औषधियाँ, स्वदेशी पारंपरिक औषधि, होम्योपैथी, पारंपरिक चीनी औषधियाँ, नेचुरोपैथी और कायरोप्रैक्टिस उपचार, ऑस्टियोपैथी, आयुर्वेद एवं यूनानी औषधियाँ शामिल हैं। WHO पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर गुजरात में WHO पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र का आधारशिला रखी थी। उल्लेखनीय WHO GCTM किसी विकासशील देश में स्थापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का पहला सबसे बड़ा पारंपरिक चिकित्सा केंद्र है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन मिशन शुभारंभ किया है। ज्ञातव्य केंद्रीय बजट 2023-24 में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई थी। इस मिशन के तहत 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन को देश के 17 उच्च केंद्रीय राज्यों और 278 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा होगा और इसका मुख्य ध्येय समग्र आदिवासी और अन्य उच्च प्रबल क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया की जनसंख्या पर आधारित स्क्रीनिंग, रोकथाम और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना है। मिशन में प्रारंभ 17 राज्यों को प्राथमिकता दी जाती है जहां पर सिकल सेल रोग का अधिक प्रसार है। इन राज्यों में शामिल है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, केरल। ज्ञातव्य कि सिकल सेल एनीमिया का अनुवांशिक रोग है। यह माता पिता से जीन्स में संतान को पुश्तैनी में मिलता है। विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस। ये 19 जून को विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बेलीज मलेरिया मुक्त। तो बेलीज क्या होता है? ये WHO ने बेलीज को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। बेलीज पिछले 5 वर्षों में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला अमेरिकी क्षेत्र का चौथा, मध्य अमेरिका का दूसरा देश बन गया है। ज्ञातव्य कि पराग्वे, अर्जेंटीना, अल सल्वाडोर ने क्रमशः 2018, 19, 21 में मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र हासिल किया है और इसके अतिरिक्त बेलीज वर्ष 2023 में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र पाने वाला तीसरा देश बन गया है। अगर विदित हो कि 2023 में WHO द्वारा अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। मलेरिया रिपोर्ट 2023 और भारत 30 नवंबर 2023 को WHO द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर 249 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त 2022 में वैश्विक स्तर पर लगभग 6,08,000 लोगों की मलेरिया से मृत्यु हो गई है। ठीक है। WHO अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क। 20 मई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य रोगाणु जीनोमिक्स की शक्ति के माध्यम से संक्रामक रोग खतरे से लोगों की रक्षा करना है। और ज्ञातव्य कि रोगाणु जीनोमिक्स के तहत विषाणु, जीवाणु और अन्य रोगजनक जीवाणु के अनुवांशिक कोड का विश्लेषण किया जाता है। IPSN सचिवालय WHO हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस में स्थित है। यह वैश्विक नेटवर्क कोविड-19 जैसे संक्रमण रोगों के खतरे का तेजी से पता लगाने, उनके प्रसार को रोकने हेतु जानकारी साझा करने में मदद करेगा। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023। 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का वाराणसी में उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री ने वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट 2023 का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने तपेदिक के बारे में जागरूकता बढ़ाने में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के सहयोग का लाभ उठाने के लिए टीबी मुक्त पंचायत महल को भी लॉन्च किया।
अद्यतन पर्यावरण विज्ञान। तो यह है नीलगिरी तहर परियोजना। 12 अक्टूबर 2023 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने नीलगिरी तहर परियोजना को लॉन्च किया है। ज्ञातव्य कि 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण हेतु नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना है। इस परियोजना को 5 वर्षों की अवधि हेतु लागू किया गया 22-27 तक। नीलगिरी तहर के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर परियोजना मनाया जाएगा। नीलगिरी तहर पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले एक खुरदार जानवर है। आईसीएन रेड लिस्ट में से संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल किया गया है। देश का 54वां बाघ अभयारण्य। तो 20 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य के गठन की सूचना जारी की गई है। ये बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के सागर, दमोह एवं नरसिंहपुर जिलों में विस्तृत है। यह देश का 54वां जबकि मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभयारण्य होगा। पारिस्थितिकी पशु वर्ग वनस्पति एवं प्राणी विज्ञान संबंधी महत्व के कारणों में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और वीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य का वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य के रूप में गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य का आकार है मई में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। इस बाघ अभयारण्य में लगभग 1414 वर्ग किमी का कोर क्षेत्र आंतरिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र है इस प्रकार के बाघ अभयारण्य संपूर्ण क्षेत्र जितना है देख सकते हैं। तो ये है मध्य प्रदेश में स्थित बाघ अभयारण्य 7 जो है। कान्हा है 2007 में बना, सतपुड़ा 2007 में और संजय धोबिश 2011 में, पेंच 2007 में, बांधवगढ़ 2007 में और पन्ना 2007 में, वीरांगना दुर्गावती 2023 में बना। कमल की नई प्रजाति। तो एक नमो 108 नाम रखा गया है। तो 19 अगस्त 2023 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कमल के पुष्प की नई प्रजाति का अनावरण किया। इस अवसर पर कमल अभियान का भी शुभारंभ किया गया। कमल की जिस नई प्रजाति का अनावरण किया गया उसका 108 पंखुड़ियां हैं। इस कारण इसे नमो 108 नाम दिया गया है। इस पुष्प को लखनऊ स्थित CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान द्वारा विकसित किया गया है। कमल के पुष्प की अन्य जातियों के विपरीत नमो 108 प्रजाति मौसमी परिस्थितियों के प्रति अधिक लचीली है। कमल की नमो 108 प्रजाति मार्च से दिसंबर तक पुष्पित होती है। कमल की अन्य प्रजातियों की तुलना में यह प्रजाति सबसे लंबे समय तक पुष्पित होती है। ज्ञातव्य कि नमो 108 प्रजाति की खोज मणिपुर में कई वर्षों पूर्व थी। नमो 108 भारत में कमल की पहली ऐसी प्रजाति है जिसका जीनोम पूरी तरह से अनुक्रमित किया गया है। जिसके अन्य हिस्सों में 108 पंखुड़ी वाले नमो पुष्पों को उगाने के लिए CSIR द्वारा कमल अभियान को संचालित किया गया है। अखिल भारतीय बाघ संकलन 2022। 19 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय बाघ आकलन के 5वें साइकिल के विस्तृत परिणाम जारी किए गए हैं। इन परिणामों को स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रेडेटर्स एंड इन इंडिया 2022 नामक रिपोर्ट में संकलित प्रस्तुत किया गया। ये रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार वर्तमान में भारत में बाघों की अनुमानित संख्या 3628 है। रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के 75% से अधिक जंगली बाघों का निवास स्थल है। तो ठीक है, भारत में बाघों की संख्या 2022 में 5 है। देख सकते हैं मध्य प्रदेश में, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। तो वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 205 दर्ज की गई है। प्रोजेक्ट टाइगर 50 वर्ष। तो 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल है। 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर, कर्नाटक स्थित मैसूरी विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने पर स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस को लॉन्च किया। यह अलायंस विश्व की 7 प्रमुख बिग कैट्स यथा बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा और जगुआर और चीता के संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस अलायंस के सदस्यों में इन प्रजातियों को शरण देने वाले देश शामिल होंगे। भारत में चीते का पुनर्वास। तो 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगली चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रहने के लिए मुक्त कर दिया। इन चीतों को नामीबिया से लाया गया है। जिन 8 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान को छोड़ा गया उनमें 5 चीते मादा हैं और 3 चीते नर शामिल हैं। तो उल्लेखनीय कि वर्ष 1952 में देश में चीते विलुप्त हो गए थे
और इसी क्रम में 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों राष्ट्रीय कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए मुक्त किया गया। ज्ञातव्य है कि चीतों का भारत में पुनर्वास प्रोजेक्ट टाइगर चीता तत्वावधान में संभव हुआ, जो किसी विशाल जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व में प्रथम योजना है। उल्लेखनीय चीता की उपप्रजातियां जो भारत में विलुप्त हो चुकी हैं। एशियाई चीता वैज्ञानिक नाम है, जबकि वह प्रजाति जिसे नामीबिया से भारत लाकर बसाया गया वह अफ्रीकी चीता है। दक्षिण अफ्रीका का नामीबिया से लाए गए 20 चीतों में से 6 वयस्क चीतों की मौत हो चुकी है। चीता परियोजना संचालन समिति 26 मई 2021 को 11 सदस्यों वाली चीता परियोजना संचालन का गठन किया गया। डॉक्टर राजेश गोपाल महासचिव, ग्लोबल टाइगर फोरम इस समिति के अध्यक्ष हैं। यह समिति मध्य प्रदेश वन विभाग और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के चीतों के पुनर्वास की समीक्षा प्रगति निगरानी करेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत से बैकग्राउंड से शोर आ रहा है तो जिससे डिस्टर्ब हो रहे हैं और अभी भी डिस्टर्ब होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।